गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मूल विधि की सीरीज नंबर 9 करेंगे, जिसमें मॉक टेस्ट की ये 5वीं सीरीज होगी ऐसे। तो इसमें आईपीसी और सीआरपीसी और एक स्पेशली महिला और बच्चों और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को संरक्षण देने संबंधी विधिक जो कानूनी प्रावधान है उन पर आज की वीडियो फोकस होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखना, क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहले हम ये समझते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्या होता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम है ना, ये कब बना था? 1961 में अप्लाई किया गया था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये हो जाएगा दहेज लेने पर प्रतिबंध करना और दहेज देने पर प्रतिबंध करना, दोनों। इसके दोनों ही आंसर होंगे, ए और बी। इसका बेस्ट आंसर क्या आ जाएगा फिर? सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दहेज की परिभाषा किस में दी गई है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम या डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की धारा 2 में, जो इसका सेक्शन नंबर 2 है, 2 में दिया गया है कि डाउरी के बारे में कि कोई भी मूल्यवान वस्तु की मांग करना या फिर अपनी मर्जी से देना, जो भी कुछ डिमांड होगी वो सब किसमें? दहेज के अंतर्गत आएंगी, डाउरी के अंतर्गत आएंगी। तो धारा नंबर 2 याद रखिएगा आप इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दहेज में क्या शामिल नहीं है? देखना, दहेज में क्या शामिल नहीं है। शादी के दौरान तो दिया जाता है मेहर। मेहर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखना, जो हमारी मूल विधि में है, जैसे हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग जो विवाह होते हैं या मुस्लिम एक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उसमें मुस्लिम एक्ट में एक मेहर पद्धति होती है। मेहर क्या होता है? मेहर वो रकम होती है जो किसी लड़की का होने वाला शोहर, शोहर का मतलब उसका हस्बैंड, जो पति होगा, है ना, पति उसको तोहफे के तौर पर देता है। यह रकम लड़की खुद तय करती है। मेहर तय किए बिना निकाह नहीं होगा। जब निकाह होता है तो निकाह की एक रस्म मेहर भी होती है, तो उसमें मेहर बांधे जाते हैं, है ना। मान लीजिए किसी ने 50,000 रुपये के या 1 लाख रुपए के, कुछ भी वस्तु भी बोल सकते हैं वो, तो ये वधू के कहने पर ऐसा किया जाता है। तो मेहर किससे संबंधित है? हिंदू मैरिज एक्ट से, मुस्लिम मैरिज एक्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, है ना, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कब अधिनियमित किया गया था? तो अधिनियमित ये कब हुआ? 20 मई 1961 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मूल्यवान प्रतिभूति का अर्थ दिया गया है। जो भी मूल्यवान, वैल्यूएबल, ऐसे कोई भी वस्तुएं होंगी, उनका अर्थ क्या होता है वैल्यूएबल का? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 30 में दिया गया है, सेक्शन नंबर 30 में। आईपीसी इंडियन पेनल कोड में दिया गया कि मूल्यवान वस्तु क्या होती है ना, जिनके बदले में हम अपनी जो भारतीय मुद्रा है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऐसी प्रतिभूतियाँ, ऐसे दस्तावेज या ऐसी कोई भी वस्तु जो प्रीसियस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 6, दहेज की संपत्ति पुत्री की मृत्यु के बाद में जो कि विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई हो, तब किसे अंतरित की जाएगी? मतलब जो ट्रांसफ़र होगी ना, एक किसी पुत्री का, जैसे विवाह किया गया है किसी लड़की का, तो उसमें 7 वर्ष के अंदर अगर डेथ हो जाती है और उसे दहेज भी दिया गया है, दहेज, तो दहेज ये किसके पास रहेगा? या तो माता पिता को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, और यदि उसकी कोई संतान है तो संतान को दिया जाएगा। ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों सही है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार ऐसा दिया गया है। ये सब किस में लिखा गया है कि धारा 6(3) में सेक्शन नंबर 6 का सब क्लोज क्या हो जाएगा? 3, कि अगर किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है 7 वर्ष के अंदर, विवाह के 7 वर्ष के अंदर, उसके दहेज में दी गई वस्तुएं या जो भी सामान होगा उस पर किसका अधिकार होगा? या तो माता पिता का या फिर संतान, उसकी संतान का। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो 1961 में बना था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का संज्ञान कौन कर सकता है ना, कौन संज्ञान करेगा, यानी कि जो ज्ञान में लाएगा? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे, या महानगर मजिस्ट्रेट, उनके संज्ञान ये सबसे पहले करते हैं, उनके संज्ञान में होना चाहिए। नेक्स्ट है, 2 व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक, है ना, नवीयत निम्न में क्या होगी? जो करार होता है, जो एग्रीमेंट होता है, तो उसमें नवीयत क्या होगी?
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 5 के आलोक में शून्य होगी। जो दिया गया है वो शून्य मान लिया जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएसआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप ये क्वेश्चन साथ साथ नोट करते रहिए। देखना वीडियो में कभी कभी डिले हो जाता है, एक तो गर्मी की वजह से, दूसरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी हमारे चैनल में इसलिए भी। क्वेश्चन नंबर 9, दहेज लेना या देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? ये क्राइम हो जाएगा। किस विधि के अंतर्गत आएगा? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये 2005 में आएगा। वैसे तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बना था? 1961 में, लेकिन 2005 में किया। ये घरेलू हिंसा से भी संबंधित है, तो बी आंसर बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दहेज अपराध की विवेचना किसके द्वारा की गई है? धारा 304 ख में दिया गया है भारतीय दंड ये विधि। तो इसमें क्या आ जाएगा कि दहेज अपराध की विवेचना किसमें की गई है? पुलिस उपाधीक्षक के स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है। पुलिस उपाधीक्षक क्या होते हैं? जिसको डीएसपी कहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये क्या हो जाएगा? डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या इसी का नाम क्या होता है अधिकारी का? सीओ, कमांडिंग ऑफिसर। डीएसपी या सीओ एक ही पदाधिकारी है, इनके द्वारा की जाएगी विवेचना। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है। क्या होता है 2005 में जो लागू किया गया था? तो घरेलू हिंसा में क्या क्या आते हैं? आर्थिक दुरुपयोग या यौन दुरुपयोग, है ना, या तो सेक्सुअल हरासमेंट, या फिर इकोनॉमिकल कोई मिसयूज किया गया है या हरासमेंट किया गया, नुकसान, कोई हानि पहुंचाई गई है। तो इसमें ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी कि ए और बी के लिए क्या? सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 अधिनियमित हुआ था ना। कब इसको रेगुलेट किया गया था? तो डेट क्या थी इसकी? ये 13/9/2005 को, है ना। 2005 के अधिनियम से ही आया हुआ है, वैसे आप इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? कौन कर सकता है? जैसे घरेलू हिंसा में एक तो संरक्षा अधिकारी, जो भी गार्जियन होगा, व्यथित महिला, है ना, जिसका जो पीड़ित महिला होगी, या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, जो पीड़ित महिला होगी, विक्टिम, उसकी तरफ से कोई भी अन्य कर सकता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ये तीनों होंगे। तीनों में कोई भी आवेदन प्रस्तुत कर सकता है घरेलू हिंसा से संबंधित। ये किस में दिया गया है? घरेलू हिंसा महिला का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा नंबर 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है ना, जो उनको एक प्रोटेक्शन दी जाएगी। पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर अगर वो आश्रय लेना चाहता है, यानी कि प्रोटेक्शन लेना चाहता है, या आश्रय गृह होते हैं, है ना, जिनमें ये रखा जाएगा पीड़िता को, जैसे आश्रम वगैरह होते हैं, या कुछ ऐसे सरकार के द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी विधियाँ। तो पीड़ित व्यक्ति जो भी विक्टिम होगा उसके अनुरोध पर अगर वो उसमें रहना चाहता है, शेल्टर दी जाएगी वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जाता? जो प्रयुक्त नहीं होगा तो उसमें क्या आ जाएगा? जैसे मानसिक दुरुपयोग, अगर वो मानसिक रूप से पीड़ित हैं तो ये घरेलू हिंसा में वो नहीं माना जाएगा। भावात्मक दुरुपयोग, मौखिक दुरुपयोग, या आर्थिक दुरुपयोग, और एक पिछला जो अभी आया था कि यौन दुरुपयोग, तो इसमें मानसिक नहीं होगा, हमें बताना है नहीं वाला। तो क्या आ जाएगा? मानसिक दुरुपयोग इसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 का अपराध होगा, है ना। तो ये अपराध क्या होता है? संज्ञेय में आएगा या असंज्ञेय में होगा? तो ये संज्ञेय और गैर जमानती होता है। देखना, कोग्निजेबल जो ऑफेंस होंगे संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध क्या हो जाएंगे? अति गंभीर जो भी होंगे, है ना, गंभीर अपराधों में होंगे। इसमें गैर जमानती, जमानत नहीं मिल सकती, और इसमें नॉन बेलेबल वारंट भी होता है, यानी कि इसमें जरूरी नहीं कि वारंट भी वहाँ पर जारी किया जाए। तो ये किस में? संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आता है, धारा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश परिवर्तनीय होगा। कहाँ पर परिवर्तनीय, यानी कि कहाँ पर लागू होगा? समस्त भारत में।
पूरे भारत में ये लागू होगा। जैसे मात्र उस जिले में जहां आदेश दिया गया है, मात्र उस राज्य में जहां आदेश दिया गया है, नहीं। जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त समस्त राज्य में नहीं, समस्त भारत में किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में तो जैसे धारा 370 नेगलेक्ट कर दी गई, ये कब की गई थी? 31 अक्टूबर सन 2019 से। अब ये पूरे भारत में लागू है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम ये पूरे भारत में लागू होगा, ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, घरेलू हिंसा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? तो किसमें किया गया है? धारा 3 में। जो अधिनियम की धारा 3 है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में, ये सेक्शन नंबर 3 में, 3 के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार, इसका विस्तार क्या होगा? जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में। ये अब इसका आंसर हम ए ही लगाएंगे, क्योंकि ये 2017 का क्वेश्चन है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई में। लेकिन इसमें क्या हुआ था 2019 में? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 है, यानी कि आर्टिकल नंबर 370 वहाँ नेगलेक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। अब ये एक राज्य माना जाएगा भारत का, तो संपूर्ण भारत में होना चाहिए। इसका आंसर ए लगाएंगे हम। वैसे अगर मॉडल में हम देखते हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत दिया हुआ है। अब जम्मू कश्मीर को भी भारत का अभिन्न अंग मान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा महिलाओं की सुरक्षा एक कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम वर्ष 2013 में परिभाषित किया गया? कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और ये प्रतितोष अधिनियम है ना, लैंगिक उत्पीड़न जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है, ये उसमें 2013 में पारित कर दिया गया था। ये भी किसमें? महिला की सुरक्षा कल्याण से संबंधित अधिनियम बना था 2013 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप ये साथ साथ नोट करते रहिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें। आप चाहें तो क्वेश्चन टैली करके देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमारे, कि क्वेश्चन किस नेचर के आते हैं। तो आईपीसी, मूल विधि या घरेलू हिंसा, महिला प्रोटेक्शन के बारे में सब में हमने कलेक्शन एक ये तैयार किया है आपके लिए। नेक्स्ट देखते हैं 21, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया? कौन सा आयोग बनाया गया है ना? तो आयोग वर्मा समिति वो बनाया गया है, कमीशन या वर्मा आयोग। ये बलात्कार संबंधी, रेप संबंधी किस में आ जाएंगे? जो आईपीसी की धारा कौन सी होती है? सेक्शन 375 और 376। 75 में इसकी परिभाषा दी गई, 76 में पनिशमेंट क्या दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध है ना, ये इंडिसेंट का मतलब होता है स्त्री को गलत तरीके से पेश किया गया, प्रयोग किया गया। मान लीजिए हम किसी एडवर्टाइज ऐसा दिखा दें महिलाओं पर आधारित, जो उनकी एक भावना को ठेस पहुंचती है, क्योंकि एक भारतीय संस्कृति में हम महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। तो स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? ये था 1986 में। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 23 दिसंबर 1986 है ना। इनडिसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इसको इंग्लिश में क्या कहें? इनडिसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का गलत तरीके से प्रयोग करना या पेश करना। मान लीजिए हम किसी पोस्टर पर हैं, वहाँ पर नग्न कोई पोस्टर उसमें दिखाते तो गलत हो जाएगा, उसमें ये एक्ट भंग हो जाएगा। तो कब बना था ये प्रोटेक्शन एक्ट? 1986 है ना, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ है ना। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखिएगा। पहले ये क्या था? प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया, रेगुलेट कब किया गया था, और ये क्वेश्चन है कि कब लागू किया गया। तो लागू के लिए क्या आ जाएगा इसमें? डेट भी आपको याद करनी, 2 अक्टूबर 1987 है ना, 2 अक्टूबर 1987 में ये लागू कर दिया गया था। यानी कि हम ऐसा कोई एडवर्टाइज या ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं करेंगे जिससे महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री का अशिष्ट रूपण से अभिप्राय क्या है? तो अशिष्ट रूपण से क्या अभिप्राय है? उपयुक्त सभी क्या है? पहला, स्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषक और नैतिकता को हानि पहुंचाता है ना। यानी कि स्त्रियों को दुराचार करने के लिए ऐसा हम कोई सोया प्रदर्शन करें, वो गलत हो जाएगा। दूसरा, स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति, हम कोई ऐसी आकृति स्त्रियों की नहीं बनाएंगे पब्लिकली जो स्त्री के चरित्र को कलंकित करती हो। नंबर 3,
स्त्री के शरीर का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट होने को कम करे, है ना, जो उसका शिष्टाचार एक बताया गया है, उसकी एक रेपुटेशन होती है, हम उसको कम ना कर दें, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी धारा स्त्री के अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञानों पर रोक लगाती है? जो हम एडवर्टाइज या विज्ञापन करते हैं उन पर जो रोक लगाएगी, तो धारा कौन सी हो जाएगी? 3। सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत हम ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगा सकते हैं कि जो उनके चरित्र को या फिर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हो। तो ये हमने 25 क्वेश्चन का एक कलेक्शन तैयार किया था। ये मैं आशा करता हूँ कि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आप साथ साथ ऐसे बने रहिए और वीडियो नोट करते रहिए। क्वेश्चन अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट लेते रहिए तो, या नोट उसमें करते रहिए अपनी नोटबुक में। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, इससे हम आगे 25 क्वेश्चन या 30 का एक कलेक्शन और आपकी नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। और बीच में हम जो डिले करते हैं उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो कुछ चैनल में टेक्निकल प्रॉब्लम थी, देखना हमने पहली बार ये चैनल बनाया था तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी। खैर, ओके, थैंक यू।